नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है तुम्हारी बहन मेरी गृहस्थी उजाड़ने चली आती। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। नरेश और गिरधारी लाल के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। तीज त्योहारों पर दोनों परिवार आपस में उपहार भी देते थे। दोनों परिवारों में बहुत मेल जोल था। तो पत्नियां भी आपस में सहेलियां बन गई। गिरधारी लाल के दो बच्चे प्रिया और किशन, वहीं नरेश का सिर्फ एक ही बेटा राहुल। प्रिया बहुत ही चंचल और सुंदर, बिल्कुल बार्बी डॉल के जैसी थी। नरेश की पत्नी प्रिया को देखती तो कहती, मैं तो इसे ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। प्रिया अभी सिर्फ 9 वर्ष की ही थी और राहुल 11 वर्ष का था। तीनों बच्चे आपस में खेलते रहते। प्रिया और राहुल की हमेशा खटकती। राहुल तेज स्वभाव का था, वहीं प्रिया बहुत ही नरम दिल और सरल स्वभाव की थी। यह दोनों परिवार एक छोटे से कस्बे में रहते थे। देखते ही देखते तीनों बच्चे बड़े हो गए। नरेश का बेटा राहुल ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। नरेश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई थी। उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था। वहीं गिरधारी लाल की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। वह एक छोटी सी फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी करता था। नरेश का बेटा राहुल विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा तो उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी मिल गई। इसके बाद नरेश का परिवार शहर में रहने लगा। उन्होंने एक बड़ा सा बंगला भी खरीद लिया। गिरधारी लाल और उसकी पत्नी अक्सर ही सोचते, क्या नरेश और उसकी पत्नी को बचपन में किया हुआ अपना वादा याद होगा? क्या आज भी वह प्रिया को अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे? परंतु वह हमेशा ही इस बात को कहने से हिचकिचाते, क्योंकि नरेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी थी। उनका बेटा विदेश से पढ़कर लौटा था और अच्छी नौकरी कर रहा था। उसको कोई भी अमीर घर की लड़की मिल सकती थी। ऐसे में प्रिया जैसी साधारण गरीब घर की बेटी को वह भला क्यों स्वीकार करेंगे? इसीलिए गिरधारी लाल ने अपनी बेटी प्रिया के लिए अपनी हैसियत के समान घर परिवार देखना शुरू कर दिया। यह बात जब नरेश और उसकी पत्नी को पता चली तो वह स्वयं ही गिरधारी लाल के घर प्रिया का हाथ अपने बेटे राहुल के लिए मांगने आ गए। नरेश और उसकी पत्नी को वर्षों पहले किया वादा आज भी याद था। राहुल भी प्रिया को बचपन से ही पसंद करता था। प्रिया की सादगी और खूबसूरती हमेशा ही उसके दिल में बसती थी। इसीलिए तो विदेश में रहकर भी वह किसी गोरी मेम को अपने दिल में जगह नहीं दे पाया। दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी बहुत ही धूमधाम से की गई। प्रिया, जो एक छोटे से कस्बे में पली बढ़ी थी, राहुल के प्रति बहुत पॉजिटिव थी। राहुल का लड़कियों से मिलना और उनसे दोस्ती करना प्रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ राहुल विदेश से पढ़ा लिखा ओपन माइंड लड़का था। उसके फ्रेंड सर्कल में लड़के और लड़कियां दोनों थे। वह अपने फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता। प्रिया को भी उसने अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया नहीं मना कर दिया। प्रिया का मानना था कि वह उसके दोस्तों के साथ घुल मिल नहीं पाएगी, क्योंकि वह सभी हाई प्रोफाइल फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। इसीलिए प्रिया उन सब के बीच अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। राहुल के फ्रेंड्स एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते। इन्हीं बातों को लेकर राहुल का प्रिया से झगड़ा रहने लगा। वह छोटी छोटी बातों को लेकर राहुल पर टोका टाकी करती रही। उसे अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहती, परंतु राहुल को यह सब पसंद नहीं था। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों का तलाक हो गया। लेकिन इन बीते सालों में वह 2 बेटियों के पेरेंट्स बन चुके थे। शादी के 5 साल बाद दोनों अलग हुए और तलाक मिलने में 2 साल लग गए। अब दोनों का डिवोर्स हो चुका था। दोनों ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन दोनों ने अपनी शादी नहीं की थी। प्रिया अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी दोनों बेटियों के साथ गुजारना चाहती। वहीं राहुल ने भी दोबारा शादी ना करने का निर्णय लिया। तलाक को 8 साल हो चुके थे।
राहुल की दोनों बेटियां भी बड़ी हो चुकी थी। एक दिन राहुल ने प्रिया को फ़ोन किया। हेलो प्रिया, कैसी हो? आज राहुल की आवाज़ में यादों की कड़वाहट के बजाय नाराज़गी झलक रही थी। सालों तक वह खुद को रोकता रहा, परंतु आखिर में आज उसने प्रिया को फ़ोन कर ही लिया। दूसरी तरफ से प्रिया ने सिर्फ इतना ही कहा, ठीक ठीक ही हूँ राहुल। फिर दोनों के बीच अनकही खामोशी पसर गई। राहुल ने आगे बात बढ़ाई, सब कैसा चल रहा है? प्रिया ने जवाब दिया, बस ठीक ही चल रहा है। एक बार फिर से खामोशी पसर गई। राहुल ने बिगड़ते हुए कहा, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो तो बता दो। प्रिया ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? तुमने फ़ोन किया है तो तुम बात करो। जो तुम पूछ रहे हो उसका जवाब तो दे रही हूँ ना मैं। राहुल बोला, हाँ, जवाब देकर मुझ पर जैसे कोई एहसान कर रही हो। प्रिया का धैर्य अब जवाब दे गया। वह भी थोड़ी गुस्सा होकर बोली, हाँ राहुल, एहसान ही कर रही हूँ, वरना जिस तरह से तुमने मुझे बीच रास्ते में छोड़ा था उसके बाद से तो मुझे तुम्हारी आवाज़ से भी चिढ़ हो गई थी। राहुल बोला, चिढ़ तो मुझे भी तुम्हारी बातों से है, मगर कह नहीं रहा। और यह तुम जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैंने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया, तो याद रखना पहले इल्ज़ाम तुमने लगाए थे मुझ पर। तुमने कहा था कि मैं अपने ऑफिस की कलीग्स के साथ रंगरलियां मनाता हूँ, जबकि तुम जानती थी कि यह सच नहीं था। प्रिया बोली, सच क्या है और झूठ क्या? इन बातों की चर्चा तुम ना ही करो तो अच्छा है, वरना तुम्हारे ऐसे चिट्ठे खोल सकती हूँ कि जिन्हें मैंने कोर्ट में भी नहीं कहा। राहुल इसी वजह से फ़ोन नहीं करता था, क्योंकि जब भी राहुल और प्रिया का आमना सामना हुआ वही पुरानी बातें बखेड़ा बनकर खड़ी हो जाती और बात फिर से बिगड़ जाती। इन्हीं बातों के कारण राहुल और प्रिया का रिश्ता तलाक तक पहुंच गया था। राहुल को भी गुस्सा आ गया और वह बोला, कैसे चिट्ठे की बात कर रही हो तुम कहना क्या चाहती हो? प्रिया ने कहा, वही जो तुम्हें याद भी नहीं। याद करो वह रात जब तुम मुझे अधूरा छोड़कर अपनी प्रेयसी के एक फ़ोन पर दौड़े चले गए थे, यह भी परवाह नहीं की कि तुम्हारे इस तरह से छोड़कर जाने से मुझ पर क्या बीतेगी। राहुल बोला, हाँ मैं गया था, यह सच है, मगर अपनी प्रेयसी के फ़ोन पर नहीं बल्कि उसकी माँ ने मुझे फ़ोन किया था। तुम्हें मालूम है कि उस दिन अनु की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसका भाई भी शहर में नहीं था, तभी तो उसकी माँ ने मुझे बुलाया था। जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वहाँ मस्ती करने नहीं गया था, बल्कि अनु को हॉस्पिटल में एडमिट कराकर मैं वापस घर लौट आया था। प्रिया बोली, हाँ, पूरी दुनिया में अनु के लिए एक तुम ही तो थे। यदि उसका भाई नहीं था तो मैं पूछती हूँ कि ऑफिस के बाकी लोग क्या मर गए थे? उसके पड़ोस में भी कोई रहता होगा, फिर तुम ही क्यों गए? कोई और क्यों नहीं गया? राहुल बेबस होते हुए बोला, यह बेकार की बातें जिन पर हजारों बार बहस हो चुकी है, इन्हें फिर से क्यों उछाल रही हो? तुम जानती हो कि वह मेरी दोस्त है। प्रिया बोली, मिस्टर राहुल, बात दरअसल प्राथमिकता की होती है। तुम्हारी ज़िंदगी में अपनी पत्नी से ज़्यादा अहमियत दोस्त की है। पत्नी को तो तुमने कभी अहमियत दी ही नहीं। कभी तुम्हारी माँ तुम्हारी प्राथमिकता बन जाती है, तो कभी तुम्हारी दोस्त और कभी तुम्हारी बहन, जिसने खुद तो शादी की नहीं और मेरी गृहस्थी में आग लगाने जरूर आ जाती। राहुल चिढ़ गया और वह बोला, खबरदार प्रिया, जो फिर से मेरी बहन को ताने देने शुरू किए तो। तुम्हें पता है कि वह एक डॉक्टर है और वह अपना दायित्व अच्छी तरह से निभा रही। शादी करे या ना करे, तुम्हें कमेंट्स करने का कोई हक नहीं। प्रिया झुंझला कर बोली, हाँ, तुमने मुझे कभी कोई हक दिया ही नहीं। न कभी पत्नी का हक दिया और ना ही कभी अपने बच्चों की माँ का। बस घर के काम करते रहो और घुट घुट कर जीते रहो। मेरी ज़िंदगी की कैसी दुर्गति कर दी तुमने। कहते कहते प्रिया की आवाज़ रुआसी हो गई। एक बार फिर से दोनों के बीच खामोशी पसर गई। फिर राहुल बोला, प्रिया, रो कर क्या जताना चाहती हो? तुम्हें दर्द मिले तो मैं क्या खुश हूँ? देख लो, इतने बड़े घर में अकेला बैठा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद माँ बाबूजी भी छोड़कर चले गए। तुम जानती हो कि वह तुमसे कितना प्यार करते थे। तुम्हारे और अपनी पत्नी
पतियों के घर छोड़कर जाने का गम सहन नहीं कर पाए। इसीलिए भगवान ने उन्हें एक रोड एक्सीडेंट के बहाने अपने पास बुला लिया। तुम यह अच्छी तरह से जानती हो कि वह तुम्हारे और बच्चियों के लिए कितना तड़पते थे। तुम्हारे पास तो फिर भी हमारी 2 बच्चियां हैं, परंतु मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। राहुल की आवाज़ में दर्द उभर आया था। प्रिया अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, परंतु मैंने तुम्हें कभी बच्चों से मिलने से मना तो नहीं किया। तुम ही कभी हमसे मिलने नहीं आई। राहुल बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सबसे बिछड़कर खुश हूँ, मगर मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसे ज़िंदगी जी रहा हूँ। खाना बनाना भी नहीं आता। बरसों से चाय और मैगी खाकर गुजारा कर रहा हूँ। खाने वाली बाई रखी थी, परंतु वह भी कुछ दिनों में ही काम छोड़कर चली गई। कहती है अकेले मर्द के घर में काम नहीं करेगी। प्रिया ने डांटते हुए कहा, कितनी दफ़ा कहा था कि किचन का काम भी सीख लो, पर नहीं। उस वक्त तो साहबजादे के भाव अलग ही थे। अब भुगतो। मुझे क्या सुना रहे हो? वैसे सोचने बैठे तो तुम्हारी बहुत सी बातें याद आती। तुम्हारा वह जिद करना, रात में देर से आना और मुझे अपनी आलिंगन में भरकर सॉरी कहना, तुम्हारा मुस्कुराना, पर क्या फ़ायदा, अब सब खत्म हो गया। तुमने सब खत्म कर दिया। राहुल बोला, खत्म मैंने नहीं, तुमने किया। मैं तो सब कुछ सहजना चाहता था। यदि तुम्हारे शक की कोई दवा नहीं थी, तुम मुझसे हर बात पर झगड़ने लगती थी। अब सही गलत की लड़ाई क्या कर लड़नी, जब कुछ बाकी ही नहीं रहा। अब तो मेरी इच्छा यही है कि तुम खुश रहो, अपना ख्याल रखो, क्योंकि अभी भी तुम्हारी खुशियों और सुंदर भविष्य के साथ मेरी बच्चियों की ज़िंदगी जुड़ी। तुमसे मिले और तुम्हें देखे सालों हो गए। राहुल ने एक गहरी आह भरी। दूसरी तरफ प्रिया ने भी गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ सही कहते हो, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। तुम अब जाकर अपनी मैगी बना लो, वरना भूखे सोना पड़ेगा। बातों से पेट नहीं भरता, यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस दी। प्रिया के इस तरह से हंसने से राहुल का हृदय रोमांचित हो गया। बरसों बाद ऐसी खिलखिलाती हंसी के स्वर कानों में पड़े थे। राहुल ने गंभीर होते हुए कहा, प्रिया, कोर्ट में हम दोनों ने एक दूसरे पर न जाने कितने इल्ज़ाम लगाए, कितना जहर उगला एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन आज भी मैं जानता हूँ कि दिल के किसी न किसी कोने में तुम्हारे लिए चाहत बाकी है। आज भी मेरा दिल तुमसे मिलना चाहता है। नज़रें तुम्हें देखने को तरसती, परंतु मेरा गुरूर मुझे रोक लेता है। प्रिया की दोनों बेटियों ने अपनी माँ और पापा की यह बातें सुन रही थी। उन्होंने अपनी मम्मी पापा को फिर से मिलाने की ठान ली। दोनों ने एक प्लान बनाया और एक जगह पर प्रिया और राहुल को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। बरसों बाद राहुल को देखकर प्रिया के कदम ठहर गए। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। मुंह से दो ही शब्द निकले, राहुल तुम कितने कमज़ोर हो गए। राहुल की आंखें भी भर आई। तुम भी तो बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारे बालों में सफ़ेद चांदी भी उभर आई है। दोनों ने मीठी सी हंसी हंसकर एक दूसरे को गले से लगा लिया। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और इस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।